Good morning, class. Today we are starting with our new chapter, chapter number 15, Some Natural Phenomena. In class 7, you read about the winds, storms, and cyclones. You learned that cyclones can cause a lot of damage to the human life and property also. You also learned that we can protect ourselves from this destructive phenomena to some extent. In this chapter, we will discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. जब लाइटनिंग बिजली गिरती है तो जान और माल दोनों की नुकसानी होती है। अगर बिल्डिंग पे गिरेगी तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी इंसान या हमारे जानवर बाहर है तो उसके ऊपर उसको भी नुकसान पहुंचाती है, राइट। एंड अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल डिज़ास्टर है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे क्या वो होते हैं, वो सब इस चैप्टर में आएगा। We shall also discuss what steps we can take to minimize the destruction caused by this phenomena. तो क्या करेंगे तो उसका नुकसान हमें कम से कम हो, ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। First is lightning. You might have seen the sparks on a electric pole when wires become loose. And this phenomenon is quite common when the wind is blowing and shaking the wires. आपने खंबे के ऊपर देखा होगा कि जो वायर्स खुले होते हैं वो कभी आपस में एक दूसरे से टच होते हैं तो स्पार्क्स जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, है ना। और ये स्पेशली तब होता है जब तेज़ हवा चलती रहती है बाहर। You might have also seen the sparks when a plug is loose in its socket. कभी कभी हमने जो प्लग पिन लगा रखी होती है बोर्ड में, अगर वो पिन भी लूज़ होती है, कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ होता है बोर्ड में, तब भी स्पार्क्स बाहर दिखते हैं हमको। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये लाइटनिंग बिजली जो होती है वो भी एक तरह का स्पार्क ही है, लेकिन बड़ी मात्रा में होता है वो स्पार्क जो होता है ना वो। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क्स। पुराने ज़माने में समझ में नहीं आ रहा था क्या था, क्यों ये होता है। और एक मान्यता के हिसाब से तो ऐसा माना जाता था कि जैसे ज़मीन के ऊपर बैलगाड़ी होती है, ऊपर भी बैलगाड़ियाँ हैं जो बादलों के पानी भरने के लिए आती हैं, और वो जब एक दूसरे से टकराती हैं तब वो स्पार्क्स निकलते हैं, ऐसी मान्यताएं थी। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. और तब ये माने था कि कोई राक्षस जो है वो आ रहा है। Now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. अब हमें पता चला कि ऐसा होता क्यों है कि जब क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं चार्जेस, और जब चार्ज एक दूसरे से टकराते हैं तब ये जाके स्पार्क्स होते हैं। We need not be afraid of the lightning, but we have to take care, precautions to protect ourselves from the deadly sparks. तो कोई राक्षस वाक्षस तो नहीं आ रहा है, राइट, बट फिर भी वो खतरा तो है ही, तो अपने आप को उससे बचाना चाहिए। The sparks that the Greek knew about, ग्रीक के लोग जो होते हैं, ग्रीस कंट्री के लोग, वो क्या मानते थे। The ancient Greeks knew as early as 600 BC. तो आज अभी चल रहा है 220 और 2021, राइट। तो 2021 साल, और उसमें भी 600 साल पीछे BC है ना। तो 2100 प्लस 600 यानी कि आज से 2700 साल पहले की बात हो रही है, राइट। That week when amber is a kind of resin, was rubbed with the fur, it attracted light objects such as a hair. You might have seen that when you take off the woolen or polyester clothes, your hair strands on end. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound.
In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. However, it took 2000 years for this realization to occur. तो ग्रीस के लोग क्या बोलते थे कि एम्बर इज़ ए काइंड ऑफ रिजाइन, एक कलर, एक तरह का रेजिन होता है, वो जब रब किया जाता है फर के साथ में, है ना, खाल के साथ में, तो स्पार्क्स निकलते हैं। ये आपने महसूस भी किया होगा कि सर्दियों की सीज़न में जब आप वूलन क्लोथ्स या पॉलिस्टर क्लोथ्स निकालते हैं तो बाल के साथ में, जब वो कोरे बाल, स्पेशली तेल बगैर के बाल होते हैं, तो जब वो स्वेटर ने वो खींचते हैं तो हमारे बाल जो होते हैं वो चार्ज आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं हमारे बाल, और अंधेरे में देखोगे तो उसमें से स्पार्क्स भी निकल सकते हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ समझने के लिए हमें 2000 साल लग गए। We shall now study some properties of electric charges, and we shall also see how they are related to the lightning in the sky. So let us perform some activity to understand the nature of electric charges. But recall first what you might have played as a game when you rub a plastic scale on your dry hair. The scale can attract very small pieces of paper. ये गेम तो अभी भी बच्चे खेलते हैं क्लास में। हमारे बालों में जब तेल नहीं लगा होता है तो प्लास्टिक स्केल जब हम लोग ऐसे घिसते हैं और कागज़ के टुकड़े डाल के रख देते हैं, और जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो स्केल के ऊपर कागज़ के टुकड़े चिपकने लगते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस। चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, राइट? टेक a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene and bring it close to the small pieces of paper. Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object, and repeat the activity with the small pieces of dry leaf, husk and mustard seeds, and record your observation. तो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग में और रिफ़िल को ऐसे हमें घिसना है और फिर पेपर्स के साथ उसको कांटेक्ट कराना है, तो अगेन वही फिनोमिना हमें देखने को मिलती है, राइट। When a plastic refill is rubbed with a polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with a dryer, it acquires a small charge, and these objects are called the charged objects. तो प्लास्टिक की थैली के साथ जब रिफ़िल को हम घिसते हैं तो रिफ़िल के अंदर चार्ज आ जाता है, एक्वायर्ड चार्ज जिसको बोलते हैं, है ना। उसी तरह जब बालों में हम स्केल घिसते हैं, कोरे बालों में, ड्राई हेयर में, तब भी वो स्केल के अंदर चार्जेस आ जाते हैं, राइट। अब वो स्केल जो होती है वो चार्ज ऑब्जेक्ट हो गई होती है। In the process of charging the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged. तो साथ साथ पॉलीथीन और बाल भी हमारे चार्ज्ड हो जाते हैं जब हम स्केल के साथ रब करते हैं तो। So let's try to charge some other objects that are familiar to you. यहाँ पर एक एक्टिविटी है, collect the objects and the materials listed in table 15.1 and try to charge each by rubbing with the materials mentioned in the table and record your findings. You can add more items also. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको मटेरियल्स को किसके साथ रब करने से हमें चार्ज होता है, ऑब्जर्व होता है या नहीं होता है, ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हो घर पे, राइट। गेम की गेम होगी और स्टडी का स्टडी भी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टेबल फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। इन्फ्लेट 2 बलून्स, फुग्गों को हवा भर दो। हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और वो एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। रब बोथ द बलून्स विथ ए वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब दोनों बलून्स बाजू बाजू में ही है एकदम, और उसको वूलन कपड़े से ऐसे साफ करो, राइट, दोनों को, और फिर छोड़ दो, तो वो बलून्स के अंदर चार्ज आ गया, एक्वायर्ड चार्ज। अब वो दोनों चार्ज की वजह से दोनों बलून जो है वो भले लटकते हैं बाजू बाजू में, लेकिन वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, राइट। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी
With the used pen refills, rub one refill polythene, place it carefully in a glass tumbler, place the tumbler as a stand, right? और फिर क्या करो, rub the other refill also with the polythene and bring it close to the charged refill. Be careful not to touch the charged end with your hands. Is there any effect on the refill in the tumbler? Do the two attract each other or repel each other? In this way, we have brought close the charged objects that were made of the same material. Now, what happens if we charged objects made of different materials are brought close to each other? Let us find out. तो जब दो रिफिल हैं एक ही रबड़ से बनी हुई है, राइट, तो एक दो रिफिल्स को हमने जब चार्ज करके बाजू में रखा तो अट्रैक्ट रिपेल हो जाते हैं, जैसे बलून्स रिपेल हो गए थे, राइट। अभी हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग किस्म अलग अलग मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को चार्ज करते हैं और फिर दोनों को बाजू में लाते हैं और देखते हैं कि अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है। इन दिस एक्टिविटी हो गया रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर एंड ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। अभी क्या करो कि एक रिफिल लो, पहले हमने दो रिफिल ली थी और दो बलून्स लिए थे, अभी हम एक रिफिल और एक बलून्स लेंगे। रिफिल प्लास्टिक से बनी हुई है और बलून रबर से बना हुआ है। अब दोनों को घिसेंगे तो दोनों के अंदर चार्ज आ जाएगा। अब दोनों को बाजू में ले आते हैं तो क्या होता है। So let's summarize the observation. A charged balloon repelled a charged balloon. A charged refill repelled a charged refill. But a charged balloon attracted a charged refill. जब दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई चीज़ें जिसके ऊपर चार्ज आ गया है वो जब बाजू में आती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम मटेरियल से बनी हुई दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर चार्ज आ चुका है वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, धक्का दे देंगे, दूर हट जाएंगे। जबकि अलग अलग मटेरियल से बने हुए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे को क्लोज आ जाएंगे, रिपेल नहीं होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? इसका मतलब ये हुआ कि रिफिल के ऊपर एक तरीके का चार्ज है और बलून के ऊपर दूसरे किस्म का चार्ज है। Can we say then that there are two kinds of charges? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दो किस्म के चार्जेस मौजूद है वहाँ पर। Can we also say that the charges of the same kind repel each other while the charges of different kind attract each other? जैसे मैग्नेट में हमने बहुत बार देखा होता है कि कोई भी मैग्नेट लो, कोई भी शेप लो, उसके अंदर हमेशा दो पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। तो जब दोनों साउथ पोल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो दूर हट जाते हैं, दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो भी दूर हट जाते हैं। लेकिन एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बाजू बाजू में आते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मटेरियल जो चार्ज्ड है, दूसरा मटेरियल जो भी चार्ज्ड है, वो जब बाजू में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम मटेरियल से बने हुए दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को धक्का दे देंगे, रिपेल कर लेंगे। It is a convection to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with the polythene, there is attraction between the two, right? So what do you think would be the kind of charge on the plastic straw? Your guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct. The electric charge generated by rubbing are static. They do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. You have been reading about electric current since class 6. The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but the motion of charges. अभी स्टैटिक चार्ज क्या होता है कि वो अपने आप कभी मूव नहीं करता, राइट। जब दूसरी किस्म का चार्ज उसके आजू बाजू में लाया जाता है तब वो मूवमेंट दिखाता है।
है ना, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्शन का। जबकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आते हैं खुद, है ना, इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो जब वायर को गर्म कर देगा, राइट, जिसमें से भी पास होगा तब, या बल्ब होगा तो बल्ब को ग्लो कर देगा। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, राइट। ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक एन एम्प्टी जाम बॉटल, टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। एक जाम की बोतल लो, बोतल की ऊपर का जो माउथ होता है उससे बड़ी साइज़ का कार्डबोर्ड लो, पायर से होल इन इट, उसके अंदर एक छेद कर दो, सो दैट द मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, और जो पेपर क्लिप आती है मेटल की वो उसके अंदर हम दाखिल कर सकें, एज शोन इन द फिगर। नाउ कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल के 2 स्ट्रिप्स काट लो, अबाउट 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, एंड हैंग देम ऑन द पेपर, और पेपर में उसमें लटका दो आप। Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it, right, और उसको straight perpendicular 90 डिग्री पे कार्डबोर्ड में लटका दो। Now charged a refill and touch it, अब एक रिफिल लो और उसको चार्ज करो घिस के प्लास्टिक की बैग में, और मेटल की जो क्लिप का दूसरा एंड बाहर है ग्लास की बोतल के बाहर, उसको टच करवाओ तो क्या होता है। With the end of the paper clip, observe what happens. Is there any effect on the foil strips? अभी हम देखो रिफिल को टच तो ऊपर करवा रहे हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें बॉटल के अंदर जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स लटका रखी है उसमें हमको देखने को मिलेगा कि जब हम रिफिल को बाजू में ले आते हैं तो वो हिलने लगते हैं, जब हटा लेते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, राइट। Do they repel each other or attract each other? Now touch the other charged bodies with the end of the paper clip. Do the foils behave in the same way as in all the cases? Can this apparatus be used to detect whether a body is charged one or not? And मान लो कि मुझे अगर पता लगाना है कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं, राइट, दिखेगा तो नहीं चार्ज मेरे को, तो जब भी वो बॉटल के ऊपर बाजू में मैं इसको रखूँगा और नीचे एल्यूमिनियम की फॉइल जब डिफ्लेक्ट होगी, हिलने लगेगी, तो समझ जाओ इसके यहाँ पर चार्ज है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर? द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू अ पेपर क्लिप, राइट। रिमेंबर दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखो हमने टच तो करवाया था मेटल की क्लिप को, नीचे एल्यूमिनियम की फॉइल लटक रही है, वो क्यों इफेक्ट दिखा रही है, क्योंकि चार्ज जो यहाँ पर था वो मेटल की क्लिप में आ गया, और मेटल की क्लिप में से चार्ज जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल में चला गया, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पास होने देते हैं। तभी तो स्विच अगर पता चले कि करंट वरंट आ रहा है कहीं से, तो हम लोग प्लास्टिक या लकड़े की चीज़ को यूज़ करते हैं स्विच को चालू या बंद करने के लिए, किसी मेटल की नहीं करते, राइट। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। तो दोनों जब चार्ज पार्टिकल उसके बाजू में लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। Such a device can be used to test whether an object is carrying the charge or not, and this device is known as electroscope. तो ऐसी डिवाइस जो होती है वो टेस्ट करने में काम आती है कि यहाँ से चार्ज पास हो रहा है कि नहीं, और उस डिवाइस का, उस गैजेट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर उसके ऊपर है कि नहीं है। Thus we will find that the electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. Touch the end of the paper clip gently with the hand and you will find a change in the foil strips. They become back to their original state. जब क्या होता है कि चार्ज्ड रिफिल को जब हम हाथ से टच करते हैं तो क्या होता है कि चार्ज जो होता है वो हमारी बॉडी में आ जाता है, और यहाँ से चार्ज ख़त्म हो जाता है,
अब भले ना हम उसको मेटल की क्लिप को टच करवाएं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब चार्ज ही नहीं है तो वो रिफ़िल जो फॉइल अलग हो गई थी दोनों एक दूसरे से, अब वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। Repeat the charging of the foil strips and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse as soon as they touch the paper clip with the hand. Why does it happen? The reason is that the foil strips lose the charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. अभी देखो, हम जब घर में नया घर बनता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरे घर की वायरिंग होती है और एक वायर होता है जो होता है अर्थिंग, है ना, जो ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज अगर कुछ हो गया होगा वो ज़मीन के अंदर रिटर्न चार्ज हो जाएगा, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये जब कांच की बॉटल थी उसके अंदर पेपर क्लिप लगाई थी और पेपर क्लिप में एल्यूमिनियम की फॉइल लगाई थी हमने, और चार्ज्ड रिफ़िल को जब हम बाजू में ले आए तो दोनों रिफ़िल जो थी वो दोनों एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स थी वो दूर हट गई एक दूसरे से, राइट। अब जैसे ही हमने रिफ़िल को टच किया तो क्या हुआ, रिफ़िल में से चार्ज जो है वो हमारी बॉडी में आ गया, राइट। अब रिफ़िल में कोई चार्ज नहीं है, राइट, और हमारी बॉडी ज़मीन के अंदर टच है ना, तो ज़मीन में वो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अब रिफ़िल में कोई चार्ज नहीं है तो रिफ़िल जितनी भी बाजू में रखो एल्यूमिनियम फॉइल की जो दो दूर हो गई थी वो वापस नज़दीक आ जाएगी अपने। तो जब हम घिसते हैं किसी भी चीज़ को, राइट, रिफ़िल को पॉलीथीन बैग से, कॉम को वुलन क्लॉथ से, बालों से, राइट, तो उसके अंदर चार्ज आता है तो हम बोलते हैं चार्जिंग हो रहा है। मोबाइल कैसे हम लोग चार्ज करते हैं फिर पूरा दिन यूज़ करते हैं, राइट, और रात को मोबाइल की बैटरी जो होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है ना, वापस उसको चार्ज करते हैं पूरी नाइट, सुबह देखते हैं तो चार्ज हो गया, फिर पूरा दिन चलाते हैं फिर डिस्चार्ज हो गया। सो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता रहता है। आगे का टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।